कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मौत से उसे डर नहीं लगता तो या वह झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ की कही यह बात आज भी उतनी ही सच है। गोरखा सिपाहियों की वीरता की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। गोरखा रेजिमेंट का जिक्र आते ही हमारे सामने बहादुरी के तमाम किस्से आ जाते हैं। ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जो एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 देशों की सेना में अपनी बहादुरी के परचम लहरा रही है। भारतीय सेना में इसका इतिहास तो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। सबसे ज्यादा गोरखा भारतीय सेना का हिस्सा हैं। ब्रिटिश और नेपाल की सेना में तो सिर्फ नेपाल के गोरखा ही भर्ती होते हैं, जबकि भारतीय सेना की इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा और भारतीय गोरखा दोनों शामिल हैं। गोरखा अपने साहस और वफादारी के लिए पहचाने जाते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। गोरखा सैनिकों की पहचान उनका एक खास पारंपरिक हथियार खुखरी है। यह करीब 18 इंच की एक तेज धारदार चाकू जैसा है। ऐसी कहावत है कि एक बार खुखरी म्यान से निकल गई तो उसे हर हाल में दुश्मन का खून चाहिए होता है, वरना म्यान में वापस रखने से पहले मालिक को अपना देना होता है। ऐसे में पिछले महीने से गोरखा सैनिकों को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की कमी आ रही है। ये लगातार तीसरा साल है जबकि नेपाल से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एक भी गोरखा सैनिक नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि ये कदम नेपाल सरकार ने ही उठाया है। उसने कूटनीतिक तनाव के चलते नेपाल ने अपने यहाँ गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए भेजना बंद कर दिया है। दरअसल नेपाल सरकार अग्निपथ भर्ती योजना से नाराज है। वह इसमें बदलाव चाहती है। कहा जा रहा है कि भारत ने जब अग्निवीर योजना लागू किया तब से नेपाल ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि ये परिवर्तन त्रिपक्षीय समझौते के तहत गारंटीकृत अधिकारों और शर्तों को प्रभावित करते हैं। नेपाल की चिंता ये भी है अग्निपथ योजना की शर्तों के कारण इसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर असर पड़ता है। ये सैन्य भर्ती योजना सीमित स्थायी पदों के साथ केवल 4 साल का अनुबंध प्रदान करती है। नेपाली सरकार चिंतित है कि अग्निपथ अनुबंधों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण उसके यहाँ प्रशिक्षित सैनिकों की अधिकता हो सकती है, जो अपनी सेवा समाप्त होने के बाद बेरोजगार हो सकते हैं, जिससे विद्रोही समूहों या विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा भर्ती किए जाने पर सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6 से 8 हजार नेपाली गोरखा कम हो गए हैं। वही एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ब्रिटेन भी अपनी रॉयल गोरखा में एक और रेजिमेंट स्थापित करने का मन बना रहा है। अंग्रेजों के पास पहले से भारतीय गोरखा रेजिमेंट है। आजादी के वक्त अंग्रेजों ने जब गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी तब कुल संख्या 10 थी, लेकिन जब सेना का बंटवारा हुआ तो 4 रेजिमेंट 2, 6, 7 और 10 ब्रिटिश ने अपने पास रख ली, जबकि 6 रेजिमेंट 1, 3, 4, 5, 8 और 9 भारत के पास आईं। आजादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा की एक और रेजिमेंट स्थापित की, जिसे 11 गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। वही ब्रिटिश के पास गई 4 में से एक रेजिमेंट डिसबैंड हो गई। माना जा रहा है कि वही फिर से स्थापित करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के आंकड़ों को देखें तो अगले 10 साल में गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं होगा, क्योंकि नेपाल अपने गोरखा अब भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है। ऊपर से चीन की भी नजर है। आशंका है कि अगर गोरखा भारत नहीं आए तो नेपाल सरकार उन्हें चीन की सेना में जाने की अनुमति दे सकती है। ये खबरें भी हैं कि गोरखा सैनिक बड़े पैमाने पर रूस की ओर रुख कर रहे हैं। नेपाल के करीब 15,000 गोरखा सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की एक ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सरकार द्वारा आकर्षक पैकेज की घोषणा के बाद आर्मी में शामिल होने वाले गोरखा जवानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
रूस ने ऐलान किया था कि उनकी तरफ से लड़ने वाले जवानों को $2000 प्रतिमाह सैलरी के साथ साथ रूस की नागरिकता और तमाम दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय सेना के एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि आज़ादी से पहले तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% गोरखा सैनिक नेपाल के होते थे और 10% भारतीय गोरखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसमें कमी आई। पहले इसे 80/20 किया गया और बाद में इसे 60/40 तक कर दिया गया, यानी कि 60% नेपाली डोमिसाइल गोरखा और 40% भारतीय डोमिसाइल गोरखा। पहले भारतीय सेना को भारतीय गोरखा नहीं मिल रहे थे और अब नेपाल से गोरखा नहीं मिल रहे हैं। देश में गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं, जिनकी 43 से ज्यादा बटालियन हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल का कहना है कि अग्निवीर योजना 1947 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करता है, जो विदेशी सेनाओं में सेवारत नेपाली सैनिकों के लिए समान व्यवहार और शर्तें सुनिश्चित करता है, जिसमें पेंशन और नौकरी की सुरक्षा शामिल है। बता दें कि अग्निपथ योजना को अल्पकालिक आधार पर सैनिकों की भर्ती के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें 4 साल के बाद केवल 25% भर्तियां ही रखी गई हैं। इस मॉडल का नेपाल से विरोध हुआ है, क्योंकि ये योजना सैनिकों की नौकरी की सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा करता है। गोरखाओं की पारंपरिक भर्ती प्रथाओं को रोकता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नेपाल के लोगों के लिए भारत में सेना की नौकरी मायने रखती है, क्योंकि ये उनकी आजीविका के लिए बहुत खास भूमिका निभाती रही है। वह भारतीय सेना में भर्ती होते थे और पूरी सेवा के बाद रिटायरमेंट सुविधाओं के हकदार बनते थे, जिसमें मुख्य रूप से पेंशन शामिल थी। लेकिन अग्निवीर की वजह से नेपाल को महसूस हो रहा है कि अब अपने लोगों को भारत भेजना उनकी स्थायी सेना नौकरी की गारंटी नहीं देता है। इससे नेपाल में बेरोजगारी और आर्थिक दिक्कतें बढ़ेंगी। बताया जा रहा है कि नेपाल से नए रंगरूटों को भर्ती के लिए नहीं भेजने से भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों की कमी ला दी है। 2021 से करीब 12,000 गोरखा सैनिक रिटायर हो चुके हैं। नेपाल से आए गोरखाओं की सालाना 1,500 से 1,800 भर्तियां भारतीय सेना में होती थी। अनुमान बताते हैं कि अगर भर्ती रुक गई तो 7 वर्षों में गोरखा बटालियनों की ताकत आधी हो जाएगी और 2037 तक भारतीय सेना में शुद्ध गोरखा बटालियन ही खत्म हो जाएगी, जबकि ब्रिटिश सेना में हर साल 300 गोरखा सैनिकों की भर्ती होती है। दूसरे, चीन की नजर नेपाली गोरखा पर पहले से है। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन अपनी सेना में नेपाली गोरखा को भर्ती करने की फिराक में है। चीन के रिश्ते अब नेपाल से बेहतर हो रहे हैं, तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वहीं नेपाल से भर्ती रुकने के जवाब में भारतीय सेना के भीतर भारतीय मूल के गोरखाओं, विशेष रूप से उत्तर बंगाल और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों से भर्ती बढ़ाने के लिए चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये बदलाव अनुभवी नेपाली सैनिकों के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकता है, जो ऐतिहासिक रूप से गोरखा ब्रिगेड का मुख्य हिस्सा रहे हैं। फिलहाल इन्हीं चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन दिनों नेपाल की यात्रा पर हैं, जहां नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। वैसे तो नेपाल में भारतीय सेना के अधिकारियों को सम्मानित करने की पुरानी परंपरा रही है, खासकर उन्हें मानद रैंक प्रदान करने की। यह प्रथा भारत और नेपाल के बीच गहरे सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाती है, जो दशकों में विकसित हुए हैं। जनरल द्विवेदी अपने नेपाली समकक्ष जनरल अशोक सिग्डेल के न्योते पर 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए बीते बुधवार को नेपाल पहुंचे थे। इस दौरे का उद्देश्य सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 1950 से चली आ रही इस परंपरा को जारी रखा। उन्होंने गुरुवार यानी 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने जनरल द्विवेदी को एक तलवार, प्रतीक चिन्ह और सम्मान आदेश का प्रमाण पत्र प्रदान किया।
आपको बता दें कि भारत के जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाना करीब 7 दशकों से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। यह प्रथा 1950 में नेपाल द्वारा शुरू की गई थी, जब उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख को आधिकारिक दौरे के दौरान नेपाली सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया था। पहली बार भारतीय सेना के प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा को 1950 में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1950 से भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच जारी इन संबंधों के तहत एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद उपाधि देने की परंपरा रही है। इससे पहले सितंबर 2022 में जनरल मनोज पांडे को नेपाल दौरे के दौरान इसी उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऐसे में जिस तरह भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल सरकार मानद उपाधि से नवाजती है, ठीक उसी तरह नेपाल के सेना प्रमुख को भारत में सम्मानित किया जाता है। अगले महीने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल भारत दौरे पर आने वाले हैं। उस दौरान भारत की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें भारतीय सेना प्रमुख की मानद उपाधि से नवाजेंगी। वैसे तो कई बार भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में खटास भी आई, लेकिन यह परंपरा कभी बंद नहीं हुई। इस मानद उपाधि के बाद सेना प्रमुख को वही प्रोटोकॉल मिलता है जो कि उनके देश के सेना प्रमुख को दिया जाता है। ये समारोह दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सम्मान और सहयोग का प्रतीक है, जो उनके ऐतिहासिक संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करते हैं। ऐसे सम्मान सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देते हैं और भारत और नेपाल के बीच सद्भावना को बढ़ाते हैं, जो 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं और जिनकी इतिहास और समुदाय आपस में जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी तक तो इन जाबाजों के भारतीय सेना में कमी की बात हो रही थी, लेकिन इन जाबाजों के किस्से को जानना आपको उतना ही जरूरी है जितना कि आप इनकी कमी को सुन रहे थे। आखिर गोरखा सैनिकों की भर्ती कब शुरू हुई, क्यों हुई, आखिर क्या है सुगौली संधि, इन सब के बारे में आपका जानना जरूरी है। पर आगे बढ़ने से जरूरी है कि अभी तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। एक बात और लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा, जिससे आगे हम जो रिपोर्ट्स रखें वो आपको मिल सके। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बात करते हैं तो अक्सर यह प्रश्न आता है कि वह कौन सा देश है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं रहा। इसके जवाब में हमें नेपाल मिलता है। आज के सीरीज में उसी पड़ोसी मित्र देश की बात करते हैं जो दुनिया में एक अकेला हिंदू राष्ट्र है। भारत में हिंदू आबादी की बहुलता के बावजूद यह हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो सका। शायद इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही कही जा सकती है। फिलहाल चलते हैं गोरखा की कहानी पर। साल 1814 की बात है। भारत की सत्ता पर काबिज अंग्रेजों की कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ोसी देश नेपाल पर भी कब्जा करना चाहती थी। भारत में तो उसकी जड़ें गहरी हो ही रही थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सरहदों की ओर खिसकना शुरू कर दिया था। 31 अक्टूबर को ब्रिटेन के 3500 सैनिकों ने गोरखाओं के किले पर हमला कर दिया, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास स्थित है। खलंगा नाम का यह किला आज भी 1 महीने तक चले भीषण नाला पानी युद्ध का गवाह है। अंग्रेजों के पास भारी भरकम फौज थी, जिसके पास तोप और गोला बारूद थे, तो उनके सामने गोरखा थे, जिनके हाथों में धनुष बाण, खुखरी और पत्थरों से बने हथियार थे। इसके बावजूद केवल 600 गोरखा सैनिकों ने नाला पानी के पहाड़ पर ब्रिटेन की सेना के 3 हमलों को नाकाम किया। इसमें नेपाली बच्चों और महिलाओं ने भी अपने जवानों का साथ दिया और अंग्रेजों से 2-2 हाथ किया था। बार बार की कोशिशें नाकाम होने पर साल भर में ही अंग्रेजों को समझ आ गया था कि यह हमला उल्टा पड़ रहा है। हालांकि अंग्रेजों की सेना में जवानों की अधिक संख्या थी और उनके पास धन की भी कमी नहीं थी। ऐसे में गोरखाओं के लिए भी अधिक समय तक टिक पाना मुश्किल था। इसके बावजूद अंग्रेजों की सेना को बड़ा नुकसान हुआ। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना के मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी समेत 800 सैनिक मारे गए थे। इस पर ब्रिटिश सेना ने खलंगा के किले में पानी की आपूर्ति रोक दी थी। इससे गोरखाओं की परेशानी बढ़ने लगी तो नेपाली सेना के कमांडर बलभद्र कुंवर ने खुद नाला पानी छोड़ दिया।
उनके अपनी सेना के साथ जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाला पानी में 2 स्मारक बनवाए थे। एक पर अंग्रेजों की सेना के मेजर जनरल जिलेस्पी का नाम लिखा गया और दूसरे पर बलभद्र कुंवर का। बलभद्र कुंवर को अंग्रेजों ने वीर दुश्मन की उपाधि दी थी। इस युद्ध के बाद साल 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगौली की संधि हुई। इसके अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया। काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई। गोरखाओं की वीरता से प्रभावित अंग्रेजों ने इसी साल गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत की। तब इसका नाम नसीरी रेजिमेंट था। बताया जाता है कि जो टोपी आज गोरखा सैनिक पहनते हैं वह सबसे पहले बलभद्र कुंवर ने ही पहनी थी। आज भी गोरखा सैनिक अपने साथ यह टोपी और खुखरी रखते हैं। बलभद्र कुंवर के बारे में BBC की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1824 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों की ओर से लड़ाई के दौरान बलभद्र कुंवर शहीद हुए थे। पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान साल 1857 में गोरखा सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, इसलिए अंग्रेजों की तरफ से क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़े थे। अंग्रेजों की ओर से दोनों विश्व युद्ध भी लड़े और इनकी वीरता देखकर अंग्रेजों ने इन्हें नया नाम दिया मार्शल रेस। साल 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त गोरखा रेजिमेंट के बंटवारे का मुद्दा भी उठा। तब तक 10 गोरखा रेजिमेंट तैयार हो चुकी थी। उस समय गोरखा सोल्जर पैक्ट 1947 हुआ, जिसके अनुसार इस बात का फैसला गोरखाओं पर ही छोड़ गया था कि वे किसके साथ रहेंगे। तत्कालीन 10 में से 6 रेजिमेंट ने भारतीय सेना को अपने लिए चुना। 4 रेजिमेंट अंग्रेजों के साथ गई, जो आज भी ब्रिटिश सेना का हिस्सा है। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि भारत और ब्रिटेन की सेनाओं में गोरखा सैनिकों की नियुक्ति नेपाली नागरिक के तौर पर ही होगी। ऐसा ही आज भी होता है। नेपाल के नागरिक भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना में आज भी नेपाली नागरिक के रूप में जवान और अधिकारी के तौर पर शामिल होते हैं। नेपाल का कोई भी नागरिक भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में हिस्सा ले सकता है। नेपाली सेना भी अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भारतीय सैन्य अकादमियों और युद्ध कॉलेजों में भेजती है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने भी गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल होने का लालच दिया। साल 1962 युद्ध के बाद चीन ने भी गोरखाओं से अपनी सेना में शामिल होने के लिए कहा, पर नेपाल ने स्पष्ट मना कर दिया था। आज भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती 7 गोरखा रेजिमेंट में होती है। ये 7 रेजिमेंट मिलकर 43 बटालियन बनती हैं। गोरखाओं की भर्ती के लिए 2 गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो, एक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। भारत से इन रेजिमेंट में भर्ती होने वाले गोरखा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, असम और मेघालय के होते हैं। वहीं नेपाल के गोरखाओं की भर्ती के लिए भारत, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल संयुक्त रूप से भर्ती रैली की तारीख तय करते हैं। उस दिन नेपाल में तीनों देशों की ओर से लिखित और शारीरिक परीक्षा होती है। इस परीक्षा को पास करने वाले गोरखा तीनों देशों की सेना में भर्ती किए जाते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मेरी आपसे मुलाकात एक नई जानकारी के साथ हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बी इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।